अच्छा जी, नवंबर 15 बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, इसको जरा देखिएगा। वही वाली अप्रोच आपने रखनी है, गंदगी मचानी है, जितनी ज्यादा आप गंदगी मचा सकते। अब यहाँ पे देखें द इंडोनेशियन इकोनॉमी। द इंडोनेशियन इकोनॉमी, अच्छा अब देखें, इसको पढ़ना स्टार्ट करें। In 2012, the Indonesian rupiah value against the United States dollar fell to its lowest level since 2009। फेल हो गया, गिर गया, यानी कि सीधी सीधी सी बात है, क्या हो रहा होगा? डेप्रिसिएशन। This caused the cost of oil imports to rise, which resulted in deficit in Indonesia's current account for the first time since 1997। इम्पोर्ट आपके पास बढ़ना स्टार्ट हो गई, और आपके पास पहली दफा जो है वो क्या होना स्टार्ट हो गया? डेफिसिट होना स्टार्ट हो गया, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में चला गया। सही। However, recent developments might support the rupiah in June 2013 budget reduced fuel subsidies, which caused price rise for fuel for 44%। मतलब फ्यूल सब्सिडीज हम लोगों ने रिमूव कर दी, जिसकी वजह से नॉर्मल सी बात है, हमारी सप्लाई कम हुई होगी, और हमारे पास फ्यूल की प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? फ्यूल की प्राइस बढ़ रही अप टू 44%। Although this will put upward pressure on inflation, it is hoped that the reduction in fuel subsidies will have a positive impact on the government budget। गवर्नमेंट बजट वो बोलता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है टैक्स रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने फ्यूल सब्सिडीज रिमूव कर दी, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अगर मैं इसको इन्फ्लेशन के साथ लिंक करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास मुल्क में क्या आना स्टार्ट हो गई है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सही है। तो वो कह रहा है कि यार हम लोगों ने फ्यूल सब्सिडी हटा दी, तो इससे पता है क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन होगी, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर जो एक उनका टेंशन थी ना, वो टेंशन हट जाएगी। अभी टेंशन बाद में गई यार, आपने मुल्क में इन्फ्लेशन तो ले आए हो ना। तो बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो प्रेशर था, वो प्रेशर हट गया, लेकिन हमारे पास मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगी। अच्छा भाई। ऑल्सो इन जून द इंडोनेशिया सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट। चलो भाई, इंटरेस्ट रेट भी आपके पास बढ़ गया। जब इंटरेस्ट रेट आपके पास बढ़ेगा तो उससे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम होगी, सेविंग अपने पास ज़्यादा होगी, स्पेंडिंग कम होगी। ये तीन चीज़ों की वजह से एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने से बेटा आपकी प्राइस तो कम होगी, लेकिन मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सही। वी शुड टेक सम प्रेशर ऑफ द रुपया। सही है। अच्छा, अगर मैं इसको और फर्दर लिखूं, तो जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होगी, यानी कि गोरा आपके मुल्क में पैसे सेव करना स्टार्ट करेगा। जब गोरा आपके मुल्क में पैसे सेव करेगा तो उससे डिमांड फॉर करेंसी आपके पास बढ़ेगी, यानी कि डिमांड फॉर रुपया जो है वो क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और जब डिमांड फॉर रुपया आपके पास बढ़ेगी तो उससे मुल्क में अप्रिसिएशन आ रही होगी। तो ये तीन बातें मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर ली। अच्छा, अब आपके पास ही एक्सचेंज रेट जो है ऑफ द इंडोनेशियन रुपया पर यूएस डॉलर। अच्छा जी, इंडोनेशियन रुपया पर यूएस डॉलर। सही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ईयर्स गिवन है 2008, 2009, 2010, 11, 12 और 13। सही। अब यहाँ पे देखो, उसको पढ़ो। इंडोनेशियन रुपया पर यूएस डॉलर है, यानी कि पहले $1 से मैं कुछ 9,500 रुपया परचेज कर सकता था। अब मैं 12,000 रुपया परचेज कर रहा हूँ। फिर अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कम परचेज कर रहा हूँ, यानी कि इस पोर्शन पे रुपया डेप्रिसिएट हो रहा है, और इस पोर्शन के ऊपर रुपया एप्रिसिएट हुआ हुआ है, क्योंकि मैं यूएस के मुकाबले, यूएस पर डॉलर के हिसाब से मैं कम टॉफियां परचेज कर सकता हूँ ना। तो अगर यूएससी करेंसी की वो औकात नहीं रही, इसका मतलब है कि हमारा जो रुपया है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। आगे लिखा हुआ है, इंडोनेशिया बैन्स निकल एक्सपोर्ट। इंडोनेशिया has ended 2014 with a ban on export of nickel। एक्सपोर्ट उसने निकल के बंद कर दिए हैं, which is used to make stainless steel। अच्छा भाई। nickel prices increased as markets prepared themselves for a fall in global supply। जब ग्लोबल सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। It is hoped that the ban would mean that multinational companies would be forced to invest in factories in Indonesia so that the nickel is processed in Indonesia rather than is being mined and exported। हमारे पास भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ना स्टार्ट हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके मुल्क में आ रही हैं, तो मल्टीनेशनल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके जहन में इस टाइम पे आ जाने चाहिए।
This would create jobs in Indonesia and broaden Indonesia's manufacturing base. अच्छी बात है वो. Extract 3 बोलता है higher interest rate in the US cause concern in Indonesia. Interest rate in US look likely to increase and this will have an impact upon several emerging economies including Indonesia. US के अंदर लोगों के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे, तो इंडोनेशिया के ऊपर भी इफेक्ट आएगा. इंडोनेशिया सेंट्रल बैंक हैज रेजिस्टेड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बट इज मॉनिटरिंग इवेंट्स इन द यूएस. अच्छा, इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट रेट बनाने से मना कर दिया, लेकिन वो यूएस के जो इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई है. Inflation in Indonesia was stable at 8.4% in December 2013, but economic growth slowed down to its lowest rate in 4 years. अच्छा भाई. In addition, Indonesia's trade position is poor and there is large outflow of foreign capital. यानी कि कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो आपका कम हो रहा होगा. सही है. अच्छा जी, आपको क्या पूछता है पहला क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन में आपसे पूछता है भाई कि डिस्क्राइब करें द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडोनेशियन रुपया बिटवीन 2009 एंड जुलाई 2013 शोन इन फिगर 1. अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जुलाई 2009 से लेके कहाँ तक पूछा था इसने, जुलाई 2013 तक, यहाँ तक ये पूरा पूछ रहा है. बोल रहे इस पूरे गैप में बताओ यूएसए के हिसाब से या रुपए के हिसाब से रुपए पे क्या हो रहा है, अप्रिसिएट हो रहा है कि डेप्रिसिएट हो रहा है. तो बेटा आपको ये बात बतानी है. मैंने शुरू में जो एक बात बताई थी वो क्या थी कि ये पर यूएस डॉलर है. पर यूएस डॉलर का मतलब कि यूएसए पहले $1 से यहाँ पे 9,500 टॉफियां परचेज कर रहा है, अब 12,000 टॉफियां परचेज कर सकता है, यानी कि इंडोनेशियन रुपया यहाँ पे डेप्रिसिएट हुआ है. अब यहाँ पे देखो, इधर 12,000 टॉफियां परचेज कर सकता है यूएसए, लेकिन यहाँ तक अगर मैं बात करूं, यहाँ तक यूएसए की औकात गिर गई है, यानी कि रुपए की वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी. तो आप उसको बताएंगे कि जुलाई 2009 से लेके जुलाई 2010 जुलाई 2011 तक, जुलाई 2009 से लेके जुलाई 2011 तक जो आपका इंडोनेशियन रुपया है वो एप्रिसिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है. लेकिन उसके बाद वो वापस से गिरना स्टार्ट हो गया, उसकी औकात गिरना स्टार्ट हो गई है. तो इस तरीके से एग्जामिनर टेढ़े टेढ़े ग्राफ बना के उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देख के आपको अक्सर तंग करेगा, तो भाई जरा ख्याल रखिएगा. सही है. आगे, explain how the fall in the rupiah could cause the first current account deficit since 1997 as stated in the extract. तो भाई यहाँ पे देखें, उसने आपसे पूछा कि भाई आपके पास किस तरीके से डेफिसिट किस तरह आ रहा है, एक्सट्रैक्ट में से लिख के बताओ कि रुपए फॉल हुआ है तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट किस तरीके से बढ़ रहा है. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट था आपके पास कि इंपोर्ट्स बढ़ रही है, वो वाला पॉइंट कहाँ गया. ये रहा, उसने खुद लिख के दिया हुआ है. तो ऑयल इंपोर्ट्स आपके पास बढ़ रही है, ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ रही है, आपके पास इंपोर्ट महंगा हो जाएगा. ऑयल क्योंकि रॉ मटेरियल होता है, तो ऑयल की जब प्राइस बढ़ेगी तो आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. सही है. ये चीजें आपने उससे लिंक करके बता दी, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of diagram explain how a cut in fuel subsidies would have contributed to the rise in the price of fuel by 44%. बेटा यहाँ पे सप्लाई आपकी कम हो रही है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, इधर आपके पास प्राइस आ गई, यहाँ पे जीडीपी आ गया, ये आपके पास शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई आ गई, ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ गया, इनकम लेवल वाई, प्राइस लेवल पी. ठीक है. जब सब्सिडीज उसने कट कर दी है तो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई आपका पीछे की तरफ आएगा, इक्विलिब्रियम ई से इवन, इनकम लेवल आपके पास कम हो गई और आपके पास प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है बेटा, प्राइस बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया. सही. ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है, तो आपको इधर 4 मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन प्रॉपर भाई आपकी मेहरबानी है, वेरिएबल्स वगैरह सही से लिखना सारी चीज़ें, और इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने काम करना है. सही. अच्छा, नेक्स्ट D1, how could a rise in interest in the US affect Indonesia's balance of payment? यहाँ पे देखिएगा भाई, आपने यहाँ पे बहुत सी चीजें आप बता सकते हो.
तो यहाँ पे आप इस तरीके से बता सकते हैं कि देखो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आप बता सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बोलेंगे भाई जब यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग स्पेंडिंग कम करेंगे, जब लोग स्पेंडिंग कम करेंगे तो इंडोनेशिया से सामान कम मंगवाएंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ इंडोनेशिया गिरना स्टार्ट हो जाएगी, करंट अकाउंट आपका गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप और बातें क्या लिख सकते हैं, आप ये बात भी लिख सकते हैं, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इफेक्ट आ गया। सही है। तो उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जब हमारे पास यूएसए का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बाहर से लोग यूएसए के अंदर स्पेंडिंग करना स्टार्ट, मतलब सेविंग करना स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे यूएसए एप्रिशिएट हो जाएगा डॉलर। जब यूएसए का डॉलर एप्रिशिएट होगा तो जाहिर सी बात है फिर उससे जो इंडोनेशिया है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो उसकी करेंसी और ज्यादा गिर जाएगी, डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, दो मार्क का था, आपने बस एक पॉइंट बताना है, इसमें से दो मैंने आपको पॉइंट बता दिए, कोई से भी एक आप बता दें उसके अंदर। डी का 2 आपसे कहता है with the help of diagram explain how the rise in US interest rate would be expected to cause a fall in the value of Indonesian रुपया। बोलता है कि जब हमारे पास वो बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, डॉलर की जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो उससे हमारे पास किस तरीके से इंटरेस्ट रेट से इंडोनेशियन रुपए के ऊपर वैल्यू गिर सकती है। तो आप इसके अंदर भी डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे देखें। इधर आ गया आपके पास एक्सचेंज रेट, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी ऑफ रुपया। सही है। अब यहाँ पे देखो, इधर हमारे पास डिमांड ऑफ रुपया आ गई, इधर हमारे पास सप्लाई ऑफ रुपया आ गई। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है, और ये हमारे पास सॉरी एक्सचेंज रेट ई आ रहा। सही है। अब वो कहता है कि यार हमारे पास जब इंटरेस्ट रेट इन यूएस बढ़ रहा है तो इससे फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडोनेशियन रुपया किस तरीके से आएगी। आप यहाँ पे किस तरीके से बता सकते हैं भाई, आप यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास सप्लाई ऑफ जो इंडोनेशियन रुपया है क्या पता वो बढ़ रहा हो, क्योंकि देखो ना जब यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग यूएसए के अंदर पैसे सेव करना स्टार्ट करेंगे। जब लोग यूएसए के अंदर इंडोनेशियन भी जब यूएसए के अंदर पैसे सेव करना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है डॉलर के अंदर सेव करेंगे, तो अपनी करेंसी देंगे तभी तो डॉलर को परचेज करेंगे ना। यानी कि रुपए की इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है ई से E1, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई क्यू से Q1, और आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, आपका एक्सचेंज रेट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसको एक डिफरेंट तरीके से भी शो कर सकते हो, आप चाहो तो डिमांड डिक्रीज करके भी दिखा दो। उसके अंदर आप बताएंगे कि भाई हमारे पास जो है वो इतनी ताकत नहीं रही कि हम लोग वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, ट्रेडिंग कर सके, तो उससे हमारे पास प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। सही है। पार्ट ई बोलता है discuss how any two changes described in data might be expected to affect aggregate demand and aggregate supply in Indonesia, and assess how price and changes in output might how price and output might be affected। अच्छा भाई, तो बेटा यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो इन दोनों की वो बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, और वो ओवरऑल हर चीज की बात कर रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कोई सी भी दो चेंजेस बता दे जिससे आपके पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे इफेक्ट आ रहा है, और उसकी वजह से प्राइस और आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है कि आपकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो रही है ना, तो जब आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट होंगी, आपके पास इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंपोर्ट कम होगी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो उससे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो उससे आपके पास प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने से जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। चाहो तो एक डायग्राम भी उसको बना के दिखा देना। ठीक है। तो एक केस तो आपका ये हो गया। दूसरा केस आप बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो रिडक्शन इन फ्यूल सब्सिडीज की बात कर लो, उसके अंदर आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, प्राइस बढ़ेगी, और आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई और अनएम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई तो मुल्क के अंदर हमारे पास सॉरी एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। हमारे पास जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है तो उससे एम्प्लॉयमेंट कम होना स्टार्ट होगी, जिससे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आप चाहो तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लो, आप चाहो तो यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर सकते हैं, आप चाहें तो भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट से उसको लिंक कर सकते हैं,
आप निकल एक्सपोर्ट जो उसने बैन किया हुआ है, आप उसकी बात करो कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेडिंग हमारे पास क्या कहते हैं मल्टीनेशनल आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। लेकिन उसने आपसे कितनी पूछी हुई है, सिर्फ दो पूछी हुई, समझे? तो आप किसी भी दो के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात बेटा, समझ गए दोनों केसेस?